इस्तेमाल किया, दंत धावन करें, माने दांत साफ करें। अब दांत साफ कैसे करें? पित्त प्रकृति के लोगों को हमेशा दांत ऐसी चीज से साफ करना जो कषाय हो स्वाद में, तिक्त हो स्वाद में। कषाय समझते हैं? कड़वा, जो स्वाद में कड़वा है और तिक्त है, ऐसी चीजों से आपको दांत साफ करना है, क्योंकि प्रकृति आपकी पित्त की है। तो पित्त को कम करना, कंट्रोल करके रखना, यह कषाय और तिक्त स्वाद की चीजों से ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप नीम का दातुन करें, जो कषाय भी है, तिक्त भी है। भागवत जी ने कॉलगेट के लिए मना किया है। कॉलगेट था ही नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने कहा कि आप नीम का दातुन करें। और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया, मदार। मदार समझते हैं? मदार का एक पेड़ होता है, वो कहते हैं नीम से भी अच्छा है, क्योंकि वो और ज्यादा कषाय है और ज्यादा तिक्त। फिर एक है बबूल, फिर एक है अर्जुन। अर्जुन की छाल आपने पिया ना, अर्जुन की दातुन भी होती है। तो ऐसे 12 वृक्ष उन्होंने बताए हैं, नीम है, मदार है, अर्जुन है। फिर ये जो होता ना आम, बबूल है, आम है, अमरूद है, ऐसे 12 वृक्षों का उन्होंने वर्णन किया है कि इनकी दातुन ही करना, इसके आगे 13वें वृक्ष की नहीं। और वो डिटेल लिखा है किताब में, आप ले सकते। जब उन्होंने आगे लिखा है वो मैं अभी बता दूं। वो ये कहते हैं कि जीवन में जो ऋतु है, ऋतु गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर बरसात है, 3 तो मुख्य ऋतु हैं। फिर इनकी उप ऋतुएं हैं, तो 6 हो जाती है, शरद है, शिशिर है, वसंत है। तो मोटा मोटा बता देता हूं, ज्यादा बारीक आपको याद नहीं रहेगा। वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है, गर्मी माने अप्रैल से शुरू कर लीजिए, उगादी से शुरू कर लीजिए, नहीं तो आप मकर संक्रांति से ही मान लीजिए। तो मकर संक्रांति से लेकर जब तक गर्मी है, माने बारिश नहीं होती, तब तक नीम के दातुन की बात कही उन्होंने। तो इसमें चैत्र भी आएगा, वैशाख भी। अब आप पुरानी चीज जरा देखिए कि हमारे बचपन में हमारी दादी कहती थी कि देख, चैत्र का महीना लग गया, नीम के पत्ते खा ले तो अगले 1 साल तक बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो समय यही आता है जो भागवत जी का कैलकुलेशन। क्यों? ये जो समय है, इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद ये करेगा नीम। तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन। लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। दूसरा सबसे अच्छा बबूल है गर्मियों में। और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातुन है अमरूद। अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा, अमरूद के पेड़ का। और अमरूद के जैसा ही एक और पेड़ होता है, जामुन का भी दातुन करने का नियम बताया है, लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन अमरूद का आसानी से मिल जाएगा। और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं, तो आम का भी कर सकते हैं, अर्जुन का भी कर सकते हैं। और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का ही दातुन करें तो कर सकते हैं। 3 महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने कर लेना। वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम ध्यान रखना। तो फिर आप बोले थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें? उस दिन दंत मंजन कर लेना। दंत मंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का तेल, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां जो उपलब्ध लवण माने नमक, और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां की उपलब्ध हल्दी, ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बना के दांत पे घिस सकते हैं। ये बहुत अच्छा दंतमंजन उन्होंने माना। दूसरा दंतमंजन उन्होंने बताया है, गाय के गोबर को सुखाकर जलाएं, उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें, थोड़ा सेंधा नमक मिला दें, बहुत अच्छा दंतमंजन। तीसरा वो कहते हैं कि जो त्रिफला चूर्ण, मैंने बार बार आपको बोला, त्रिफला चूर्ण है तो इसको बारीक पीसें। दंतमंजन के लिए बारीक पीसना और खाने के लिए मोटा पीसना। तो बारीक त्रिफला चूर्ण, थोड़ा सेंधा नमक, बस मिला के दांत पे घिसें, तो ये दंतमंजन। ऐसे 8-10 तरह के दंतमंजन है, 12 किस्म की दातुन है। तो आप ये जरूर करें। माने टूथपेस्ट बंद करें। अब क्यों करें टूथपेस्ट बंद? भागवत जी और आधुनिक विज्ञान को जरा जोड़ता हूं। आप पित्त के असर में हैं, जान लीजिए। सुबह सोकर उठेंगे तो मुंह में पित्त ही भरा हुआ है, लार जिसको आप कह रहे हैं। अब ये असर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको, तो इसलिए कहा ये दातुन अच्छी है। लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है उसमें? चीनी है, चीनी है ना, शुगर है। अब वो सैकरीन के रूप में है या किसी भी रूप में शुगर है, और शुगर और पित्त का झगड़ा है। तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है, तो सर्वनाश है। मीठा ब्रश माने मीठा पेस्ट पित्त में मिलाएं
तो पित्त को तो बिल्कुल खराब करेगा ही और मुंह को भी खराब करेगा, क्योंकि सुबह का मुंह आपका मीठे के असर में आया, मीठे के असर में, तो 101% चांसेस हैं कि आपके दांत खराब होना जल्दी शुरू हो। और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो ज्यादा पेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के दांतों में कीड़े सबसे ज्यादा लग रहे हैं। कीड़े लगना माने दांत खराब होना। आप बंद करिए, ये अच्छा नहीं, विज्ञान के हिसाब से बहुत खराब, और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है। मैं कई बार यहां बोल के गया हूं, सभी कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बन रहे हैं। जैसे कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से। ये प्रयोगशाला में प्रयोग करके हम प्रमाणित करने के बाद बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली कंपनी मेरे खिलाफ केस कर सकती है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से, पेप्सोडेंट बन रहा है मरी हुई गाय की हड्डियों से, क्लोजअप और फॉरहंस बन रहे हैं बकरी और बकरे की हड्डियों से। और अगर आप शाकाहारी हैं, चुस्त जैन हैं और सवेरे सवेरे हड्डियों को घिस रहे हैं, तो कहां धर्म पालन हो रहा है। और आप तो जैन हैं तो इतना जान लीजिए कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप है ना, परोक्ष हिंसा का पाप भी उतना ही है। तो किसी कंपनी ने आपके लिए बनाया टूथपेस्ट, माने उसने मारा जानवरों को, उसमें से निकालने के लिए हड्डियां आपके लिए बनाया, तो पाप आपके ऊपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के ऊपर है। तो कसाई का पाप अपने सिर पे क्यों लेना? तो क्यों ये कॉलगेट, क्लोजअप बंद कर दीजिए। दातुन पे आइए, नहीं तो दंत मंजन। आप कहेंगे चेन्नई में दातुन नहीं मिलता, नहीं मिलता तो दंत मंजन बताया उन्होंने, वो आप बना लीजिए। तरीका मैंने बता दिया। सभी ऋतुओं में एक दंत मंजन वो कहते हैं कॉमन है। त्रिफला चूर्ण का दंत मंजन किसी भी ऋतु में किया जा सकता है, तो आप उसका ध्यान रखिए। अब आपने दांत वात साफ कर लिए, अब आपकी आगे की जो दिनचर्या है वो कैसी होगी? आपको जो है ना, पित्त प्रकृति के लोगों को मालिश भी करना है, व्यायाम भी करना है। बच्चों के लिए तो सिर्फ मालिश है, आपके लिए मालिश भी है, व्यायाम भी है। तो अब आप में कई बार कंफ्यूजन ऐसा होगा कि व्यायाम पहले करें कि मालिश पहले करें। तो भागवत जी ने क्लियर कहा है कि वात के जो रोगी हैं उनको मालिश पहले, व्यायाम बाद में। और पित्त के जो रोगी हैं, रोगी से मतलब आप पित्त के असर में हैं, तो व्यायाम पहले, मालिश बाद में। तो आपको व्यायाम पहले करना है, मालिश उसके बाद करनी है। अब आप पूछेंगे कितना व्यायाम करें? तो आपके लिए भी नियम वही है कि जैसे ही आपके बगल में पसीना आया, व्यायाम रोक दें। जैसे ही बगल में पसीना आया, व्यायाम रोक दें, उसके आगे व्यायाम ना करें। पसीना आया, व्यायाम रोक दें। वो 10 मिनट में आए तो, 20 मिनट में आए तो, 25 मिनट में आए तो, 40 मिनट में आए तो, 1 घंटे में आए तो, आपके शरीर के हिसाब से ध्यान रखिए। इससे ज्यादा व्यायाम करने की कोशिश ना करें। अब वो कहते हैं सबसे अच्छा व्यायाम क्या? सबसे अच्छा, तो आप कहेंगे जी दौड़ना। तो भारत के हिसाब से ये सबसे अच्छा नहीं है। भारत के हिसाब से, भारत के हिसाब से ये दौड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि दौड़ते समय वात बहुत प्रबल होता है और भारत वात प्रकृति का देश है। देशों की प्रकृति होती है वात प्रकृति, क्योंकि गर्मी है, ज्यादा इलाके में गर्मी है, वात प्रकृति का देश है, रुक्ष देश है। चेन्नई जैसे 2-4-10 बड़े शहरों को छोड़ दो जो समुद्र के किनारे हैं, बाकी देश रुक्ष है। रुक्ष माने सूखी हवा चलती है, तो रुक्ष है तो वात ही होगा। तो वात प्रकृति का देश है, इसलिए दौड़ना तो यहां बिल्कुल निषिद्ध है। दौड़ना तो नहीं, रनिंग तो बिल्कुल नहीं, वो ट्रेडमिल पे दौड़े वो भी नहीं, एक्सरसाइजर लाके उसमें भी दौड़े बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो स्लो हैं, जिनमें वायु ना बढ़े, तो सबसे अच्छा उन्होंने बताया सूर्य नमस्कार आपके लिए। अब आप चाहे आसन के रूप में माने या उसको व्यायाम के रूप में माने, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आप सीख लें सूर्य नमस्कार, किसी ने सीखा है वो दूसरे को सिखा दे, नहीं तो इस पर अलग से एक आप सेशन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार। दूसरे कुछ व्यायाम है आपको, तो वो व्यायाम में छोटे छोटे स्तर पर दंड बैठक, छोटे छोटे स्तर, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी दंड बैठक है। और छोटे छोटे स्तर के कोई भी व्यायाम जिसमें बहुत तेजी से पसीना ना निकले, सीधी सी बात, घर में हो तो बहुत अच्छा। अब वैसे माताओं को तो भागवत जी कहते हैं कि व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत ही नहीं है। अगर वो रसोई घर के भोजन में लगी हैं तो बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं। जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सिलबट्टे पे चटनी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है।
आप कहेंगे हम करते नहीं है, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, करने लगे आप। मिक्सी का उपयोग कम करें, सिलबट्टे का ज्यादा करें, चक्की का उपयोग ज्यादा करें, मिक्सी का उपयोग कम करें, बाजार में जो इलेक्ट्रिक चक्की है उसका उपयोग कम करें। वो मैं पहले भी बोल चुका था, अभी भी बोल रहा हूं कि आप चक्की को चला के आटा पीसेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होने ही वाली है, क्योंकि इसमें घर्षण कम है। और घर्षण कम है ना, तो अनाज धीरे धीरे पिसेगा, और अनाज धीरे पिसेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और वात वाले देश में टेम्परेचर बढ़ना नहीं किसी भी चीज का। और आप इलेक्ट्रिक चक्की में पिसवाएंगे ना, बहुत तेज घर्षण है, तो अनाज में नाश हो जाएगा, पौष्टिकता कम होने ही वाली है। तो हाथ की चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, और ये बिजली वाली चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, एक ही मिनट में अंतर पता चल जाए। तो अगर आप करें तो अच्छा है। फिर आप कहेंगे जी चक्की मिलती नहीं। मैंने चेन्नई में देखा 2 लोगों को जो चक्की बना के देंगे, आप अगर उनको ऑर्डर दें तो। पत्थर वाले लोग यहां हैं, मैं 6 दिन से यहां घूम रहा हूं, सड़क पे दिखाई दिए, तो सिलबट्टा तो है उनके पास, चक्की नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाए, आप लेंगे तो बनाएंगे। 2-4 बना हुआ है तो वो भी। और आपको कहीं ना मिले तो जरूर मुझे करें फोन, तो हम कुछ ट्रक भर भरा के राजस्थान से, गुजरात से भिजवाएंगे आपके पास। ट्रक भर के ही भेजेंगे तभी सस्ती पड़ेगी, 1-2 आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। और आप अगर राजस्थान जाते हैं या गुजरात जाते हैं तो एक आध चक्की तो साथ में भी ला सकते हैं ना। AC 3 टायर में आप 60 किलो तक वजन ला सकते हैं, AC 2 में 100 किलो तक ला सकते हैं, और स्लीपर क्लास में 40 किलो तो ला ही सकते हैं कंफर्म टिकट पे। तो चक्की तो 20 किलो से ज्यादा होती ही नहीं है। तो आप भी जाएं कभी राजस्थान गुजरात तो 2 चक्की एक आदमी ला सकता है। तो आप लाएंगे चक्कियां तो क्या होने वाला है, वो जो बनाने वाले कारीगर बैठे हैं पत्थर वाले, उनका कुछ रोजगार तो बढ़े, कुछ रोजी रोटी चले, जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है। और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई, तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिए, दैहिक, दैविक, भौतिक, और दूसरों के दुख दूर करने में मदद करिए तो मोक्ष मिलेगा। तो आपने चक्की बनाने वाले का भौतिक दुख तो दूर किया, चक्की खरीदी तो पैसा तो मिला, गरीबी कम हुई, रोजगार बढ़ा, तो भौतिक दुख भी अगर आपने कम किया तो मोक्ष की तरफ जा। तो चक्की है, सिलबट्टा है, कोशिश करें तो व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम आप जरूर करें। और बहनों को, माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है, भागवत जी कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग माने आगे झुकना। तो जितनी बार आप आगे झुकें, ध्यान रखें कमर से झुकें हमेशा, तो जिंदगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का। आगे कमर को छोड़कर कहीं से भी झुकेंगे तो तकलीफ है। कोशिश करें कमर से झुकें, जितना झुक पाते हैं वहीं तक झुकें, जरूरत नहीं है कि नीचे तक झुकें। हो सकता है कमर से झुकें तो आपके हाथ घुटने तक ही आए, वहीं तक रहने दीजिए, सहज होकर करिए, असहज होकर मत करिए। तो थोड़ा व्यायाम, 15-20 मिनट में पसीना आ जाएगा, उतना काफी। फिर उसके बाद मालिश, आपको भी मालिश जरूरी है, क्योंकि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विकृत ना हो। तो आपको भी बच्चों की तरह यह बात ध्यान रखनी है कि सिर की मालिश ज्यादा, कान की भी मालिश ज्यादा, और बाकी शरीर की तो करनी है। और शरीर में सबसे ज्यादा मालिश तलवे की, पांव की। मालिश के बाद स्नान, स्नान उसी तरह से उबटन आदि से, और फिर भोजन, भोजन के बाद विश्राम 20 मिनट, फिर आपका काम, फिर रात्रि का माने शाम को 6-7 बजे का भोजन। इस तरह का नियम है पित्त वालों का। और वात वालों के लिए क्या है, जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, उनके लिए भागवत जी कहते हैं व्यायाम निषेध। जैसे बच्चों को निषेध वैसे उनको निषेध। उनके लिए मालिश बहुत जरूरी, जैसे बच्चों की वैसे वात वालों की। माने बुजुर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है, व्यायाम से भी ज्यादा। और मालिश करते समय ध्यान रखना है सिर, तलवे, 2 चीजें, और कान भी। तो मालिश आप करें, व्यायाम करें तो बहुत ही हल्का फुल्का करें। लेकिन यह नियम भागवत जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए, क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना